हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आप लोगों को साइंस का सेट 2 मॉडल पेपर सेट 2। जी हाँ दोस्तों, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव सवाल 40 क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज बता दूं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। और दोस्तों ये मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। क्या पता जो क्वेश्चन आप मिस कर दो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो चलो देखते हैं। और इसमें 40 सवाल है दोस्तों, हर एक का एक एक नंबर करके मिलेगा। और बता दोस्तों, ये जो मॉडल पर है इसमें से एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे ही। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर मॉडल पर है, क्योंकि इस बार आप लोग का सिर्फ एक ही सेट जारी हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा ही है। क्योंकि देखिए जैकबोर्ड क्वेश्चन क्या, स्टॉक भंडार जो है लिमिटेड है, तो घुमा फिरा ये क्वेश्चन देता है। तो मॉडल पर जारी नहीं किया तो क्या हुआ, इस बार का जो मॉडल पर सेट 1 है, ठीक है, एक ही सेट जारी हुआ है और पिछले बार का 5 सेट है। दोनों पढ़ लोगे ना, काफी बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पिछले बार वाला जो 5-5 सेट है उसको इस बार वाला भी मान करके बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आखिर वही पूछेंगे ना। क्वेश्चन कहां से बदलेगा, क्वेश्चन तो नहीं बदलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा। दोस्तों अगर फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर दिया है तो आपको पता है एफ इक्वल टू होता है R/2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर एक है आपको, सॉरी एक नहीं, एफ इक्वल R/2 कौन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बाकी के सेट्स भी अगर चाहते हो तो कमेंट करके बोलना, मैं सभी का बना दूंगा। और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, आप किससे भी पूछ लेना, और पूछने की जरूरत ही क्या है, आप लोग तो खुद ही जानते होंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, ठीक है, परावर्तन का भी 2 नियम होता है और अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण दोस्तों हमेशा, जी हाँ, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। मतलब सर, मतलब आप समतल दर्पण के सामने जब खड़े हो जाओगे ना, मान लो यहाँ पे अपना प्यारा सा मुखड़ा लेके खड़े हो गए समतल दर्पण में, जिसमें आप लोग प्यारा प्यारा चेहरा देखते हो, तो आपका प्रतिबिंब इधर तो नहीं बनता है ना, इधर बन जाता है आपका प्रतिबिंब। तो जब भी दर्पण के पीछे दोस्तों प्रतिबिंब बनता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर दर्पण के आगे, जैसे यहाँ पे यहाँ खड़े हो और यहीं पे अगर प्रतिबिंब बन जाए आपका, तो होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यहां पर क्या बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था। दोस्तों वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में यहाँ पर कौन सा, पीछे का दृश्य देखने के लिए आप लोग देखे होंगे ना कि हीरो होंडा या फिर कोई बाइक में, बड़ा कार में पीछे देखने के लिए साइड में दर्पण लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण, जो पीछे का दृश्य को देखने के लिए लगा होता है। लेकिन लोग उसको अपना चेहरा देखने के लिए स्टाइल करते हैं, बाल संवारने के लिए स्टाइल, बाल संवारने के लिए उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता। आपको पता होगा मिट्टी दोस्तों कभी भी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। मिट्टी का कैसे यूज होगा, प्लास्टिक का भी यूज हो जाएगा, कांच का भी होता है, जल का भी होता है, लेकिन मिट्टी का कभी भी नहीं हो सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक यानी कि आभासी। अगर आभासी होगा, ध्यान से सुन लो, अगर आभासी होगा तो सीधा होगा, ठीक है, और अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो यहाँ आभासी बोला है यानी काल्पनिक बोला है, यानी कि सीधा हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि f का मान 12 से तो r का मान क्या होगा। आपको पता है f इक्वल टू होता है R/2, या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, r इक्वल टू 2 उधर गुना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो r इक्वल टू 2f, तो 2f यानी 2 गुना f का मान 12 है, 2 12 24 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों वो 8 नंबर सवाल है, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया था। आगे अग्रदीप मतलब क्या, आगे का जो हेडलाइट्स होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों अवतल दर्पण होता है। क्यों, किरण को सड़क पर मर्ज करने के लिए, समझ रहे हो, इस प्रकार से। अगला सवाल है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा होता है, ठीक है, आभासी और सीधा। तो 9 का ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। डायोप्टर मात्रक है। दोस्तों डायोप्टर मात्रक किसका है, फोकस दूरी का नहीं, लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की शक्ति का, ठीक है, पी। नेक्स्ट देखते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी एफ बोला है, एफ इक्वल होता है 1/p होना चाहिए, ठीक है। तो पावर दे दिया 1/p, p का वैल्यू कितना है 2, घट भाग दे दो 0.5 मीटर आएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्यों, 0.5 सेंटीमीटर है ना, उसको 100 से गुना करोगे तो मीटर में आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा 5500, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट दे दोगे मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रंगीन भाग को क्या कहता है। दोस्तों आंख के रंगीन भाग को आइरिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है,
क्या है भाई साहब? अरे रेटिना सर, रेटिना तो ऑप्शन में नहीं है। रेटिना बोलो, दृष्टिपटल बोलो, बात तो सेम है। ठीक है, वही होता है रेटिना, वही होता है दृष्टिपटल। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? देखिए यहाँ पर एक अभिकारक है, तीन उत्पाद में टूट जा रहा है, तो टूट रहा है यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो देखो इधर दो गो एन है, इधर एक गो है ना, ये संतुलित नहीं होगा। दूसरा में देखो, दूसरा में क्या है, इधर 4 Al है, इधर भी 4 Al, चलो ठीक है। ऑक्सीजन 2 दूनी 4 है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, मतलब 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, ये तो संतुलित नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी संतुलित नहीं है। हाँ, ये वाला जो है Zn प्लस सी SO4 इक्वल टू Zn SO4 प्लस सी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर एक Zn, इधर भी एक Zn, इधर SO4, इधर भी SO4, इधर एक CU, इधर भी एक CU, बिल्कुल सही है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ को उपचयन तथा किसका अपचयन हो रहा है? दोस्तों उपचयन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और अपचयन मतलब जिसमें से ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो देख लो किसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसमें ऑक्सीजन हट रहा है। जिसमें जुटेगा उसका उपचयन हो जाएगा, जिसमें हटेगा उसका अपचयन हो जा रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सीओ की जगह पे CuO होना चाहिए था, तो CU बदल के बन गया CuO, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए किस में जुटा, CU में जुड़ा, तो CU का उपचयन हो रहा है। और किस में हट रहा है, PbO से Pb बन जा रहा है, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। तो CU का उपचयन हो रहा है, PbO का अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? दोस्तों विकृत गंधिता मतलब क्या? जैसे आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, बड़ा मजा आता है कुरकुरे खाता है, लेस खाते हो, टेढ़े में खाते हो, अब तो पापा की परी और क्या क्या आ गया, मम्मी का मगरमच्छ क्या क्या होता है वो भी आ गया है। तो ये दोस्तों आपका होता है उपचयन, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और वो खराब गंध हो जाता है ना। देखें लेस जो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, खराब गंध मारता है ना, तो ये उपचयन अभिक्रिया के कारण ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। उपचयन अभिक्रिया मतलब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो और उसका गंध खराब हो जाता है। चूने से सफेदी करते हैं, चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दोस्तों CaO। जी हाँ दोस्तों, CaO यानी चूना में जब आप जल डाल दोगे तो आप इससे सफेदी करते हो। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ बड़ उष्मा निकलती है, समझ रहे हो? तो ये एक उष्मा छेपी है, क्योंकि उष्मा निकल रही है ना, तो उष्मा छेपी क्या, संयोजन की वियोजन? इसमें पे उष्मा छेपी संयोजन होगा, क्योंकि CaO प्लस H2O हो रहा है, जुट रहा है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा छेपी संयोजन दोस्तों A में भी है, C में भी है। ठीक है, तो ये आपका उष्मा छेपी संयोजन, उष्मा छेपी संयोजन दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? आपको पता है दोस्तों, जो लोहा होता है, ठीक है, वो आपका कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए क्या करता है वो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, तो कलर तो बदल ही जाएगा ना। इसलिए कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन, क्योंकि एक पदार्थ को विस्थापित कर दे रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है। और एक सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर बोलना कि लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त होता है? पौधे का नाम बताना कि लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा? आपको पता है लाल कौन करता है? जी हाँ सर, बिल्कुल पता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला करता है, लेकिन यहाँ बोलता है कि लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। लाल नहीं होगा मतलब किस में? अम्ल डालने पर लाल हो जाता है, तो जो अम्ल नहीं है वो लाल नहीं कर पाएगा। तो देखो कौन अम्ल नहीं है, ये भी HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, CH3COOH भी अम्ल है, लेकिन C6H12O6 अम्ल नहीं है, ये क्षार, सॉरी ये तो चीनी है ना, ग्लूकोज है, तो ये आपका लाल नहीं कर पाएगा। क्यों? लाल कौन करता है भाई साहब? लाल करता है अम्ल। नीचे दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? क्रिस्टलीकरण मतलब क्या, जिसमें H2O होगा, तो किसमें H2O दिख रहा है? इस क्रिस्टलीकरण का जल है CuSO4.5H2O। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो लवण बोला है दोस्तों, गलती से NaCl मत मार देना। अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं तो अब बोला है सर लवण बोला है ना, मार के आगे NaCl पूरा सही है, गलत हो जाएगा। जल के अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए। ठीक है, और मेरा आवाज थोड़ा सा आप लोग अलग सुनाई मिल रहा है, क्योंकि मुझे सर्दी सर्दी टाइप का लग रहा है दोस्तों, और क्या ही कहूँ, गले में जलन हो रही है। तो चलिए कुछ नहीं, आप लोग पढ़िए। पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है, ये पदार्थ कौन अम्ल है? अम्ल कौन होता है जिसका pH 7 से कम होता है? सिर्फ एक ही है, दो कौन वाला है? ऑप्शन ए पदार्थ है, ऑप्शन बी है, मारो है, आंसर बी है, सब कुछ सही। नेक्स्ट 26 नंबर देखो, इस क्षेत्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो दोस्तों इसमें से प्रकाश इधर से आ रहा है, यहाँ चाइना डिश रखा हुआ, उसमें सिल्वर क्लोराइड आप लोग का रखा हुआ है।
तो क्या होता है, ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो जाए, सिल्वर क्लोराइड इसमें टूट जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का वियोजन अभिक्रिया हो रहा है कि कौन सा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। क्यों, क्योंकि प्रकाश से टूट रहा है ना, तो प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को जैव किस जैव प्रक्रम में होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, मल मूत्र के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस योग के टूटने के फलस्वरूप होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलता है, तो ये किसके टूटने से मिलता है, तो आपको पता है जल का सूत्र होता है H2O, और इसी के टूटने से दोस्तों हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में दोस्तों प्राणी संभोजी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो और एक कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहां पर होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज होता है। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संबंध किसके द्वारा होता है दोस्तों, पौधों में जल का वहन, जहां भी जल का नाम आएगा तो जाइलम हो जाएगा। भोजन का नाम आता है तो भोजन होता है फ्लोएम, भोजन का वहन फ्लोएम करता है, जल का वहन जाइलम करता है। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, तो जनन के द्वारा ही दोस्तों अपना समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, जनन के द्वारा फिर नए संतति उत्पन्न होता है और इससे आप लोग का अस्तित्व बना हुआ रहता है। ये दोस्तों होता है पुनरुद्भवन में। ठीक है, वो एक है। ठीक है, प्लेनेरिया जो भी बोलो, ये 3 भागों में टूट गया और हर एक भाग एक नया भाग का निर्माण कर लिया, एक नया प्लेनेरिया बन गया। तो ये दोस्तों पुनरुद्भवन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आप लोग देख लीजिए। 35 नंबर क्या बोल रहा है, 35 नंबर बोल रहा है कि पराग कण का एक पुष्प में से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है दोस्तों, इसको परागन बोलता है। क्या बोलता है, परागन। पराग कण का एक पुष्प दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना परागन बोलता है। भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है दोस्तों, ये मिलता है प्लेजेंटा से। ठीक है, याद रखिएगा। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषताएं, उत्तम ऊर्जा स्रोत मतलब बहुत ही अच्छा हो, मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, वो तेजी से जलता हो, बिल्कुल भी नहीं तेजी से जले ना जले, उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। स्वयं आग लग जाए तब तो दिक्कत ही हो जाएगा, वो महंगा हो तो ये भी नहीं। वो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे मतलब अधिक ऊर्जा दे, तो उसको बोलेंगे उत्तम ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कितना नंबर हो गया, कहाँ चल गया भाई साहब। हाँ, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 38 नंबर सवाल। तो ये होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन समाप्त ऊर्जा स्रोत है, समाप्त मतलब एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो कोयला भाई सब एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसका लिमिटेड स्रोत है। ठीक है, तो ये समाप्त ऊर्जा स्रोत है। और कौन सा नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, पराग कोष में होते हैं, तो दोस्तों पराग कोष में पराग कण होते हैं, तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों साइंस का टोटल 40 वालों को उत्तर। इसको अच्छे से समझ लीजिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बस पढ़िए और आप लोग कमेंट कर बोलना इस प्रकार और वीडियो चाहते हैं तो मैं और वीडियो बना दूंगा जो एग्जाम में आप लोग काफी हेल्प करेगा। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू दोस्तों। अभी के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।